यू। आज के सेशन में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हम आगे टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो ऑल्दो देखिए हमारा इंडिया म्यांमार ऑलमोस्ट हमारा तो कवर हो ही चुका है। सो व्हाट इज लेफ्ट है, हमने लास्ट क्लास में इंडिया वेस्ट एशिया शुरू किया था। इंडिया वेस्ट एशिया। हाय चांदनी, doing IR in part 1 Hindi batch. Yes, we are doing IR in part 1 Hindi batch. इंटरनेशनल रिलेशन चल रहा है इसमें, जिसमें हम एक्सपर्ट ओपिनियंस लिख रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो इंडिया म्यांमार वैसे हमारा हो चुका है। इंडिया वेस्ट एशिया में हमने अभी कवर किया था आज सुबह सीरियन क्राइसिस, वेस्ट एशिया शुरू किया था। ठीक है, बाकी हमने साथ में देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट एशिया डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो आज हम इसमें आज की क्लास में एक्सपर्ट ओपिनियंस करेंगे इस सेशन में। बाकी हमारा सेशन है 8:30 to 10 o'clock वाला, उसमें हम इजराइल पैलेस्टीन कवर करेंगे। इजराइल पैलेस्टीन रिलेशंस, ठीक है, जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, और उसमें एक्सपर्ट ओपिनियंस भी देख लेंगे। थोड़े से एक्सपर्ट ओपिनियन अभी जो सीरियन क्राइसिस के केस में है वो लिख लेते हैं पहले। जैसे कि इंडिया एंड ईरान के रिलेशंस के केस में लिख लेते हैं। इंडिया ईरान रिलेशंस, एक्सपर्ट ओपिनियन। सबसे पहला है इंडिया ईरान रिलेशन में एम्बेसडर राजीव सिकरी। वेट अ मिनट। वेट, तो पहला आएगा इसमें एम्बेसडर राजीव सिकरी। एम्बेसडर राजीव सिकरी। एम्बेसडर राजीव सिकरी का क्या कहना है? इनकी बुक है चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जो बुक हम पढ़ते हैं राजीव सिकरी की। ठीक है, इट इज फ्रॉम दैट बुक। इनका कहना है ईरान is a land power. Iran is primarily a land power. बुक नेम लिखिए चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। लिखते हैं ईरान और इंडिया के रिलेशंस के बाद। इज राइट, ऑल्दो a dominant power in Persian Gulf, a dominant power in Persian Gulf, Iran itself is Persian Gulf. Iran itself is primarily
a land power. ईरान एक लैंड पावर है. पर्शियन गल्फ का पार्ट है, डोमिनेंट है पर्शियन गल्फ में, लेकिन उसके बावजूद लैंड पावर है, सी पावर नहीं है, नेवल पावर नहीं है यहाँ पर. देन इंडियाज contacts with Iran have been traditionally over land, not across the Arabian Sea. हमारा जो ईरान के साथ में आज तक कांटेक्ट रहा है वो लैंड के थ्रू रहा है, अरेबियन सी के थ्रू नहीं रहा है. नेक्स्ट, विद द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, in 1947, India and Iran lost the geographical contiguity they had enjoyed for centuries. क्योंकि जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट हुआ करता था तो डायरेक्टली हमारे डायरेक्ट रिलेशंस होते थे ईरान के साथ में. अभी क्योंकि बीच में पाकिस्तान है तो इस चक्कर में अब हमें दूसरा एरिया देखना पड़ा है. ठीक है, राइट. एज अ रिजल्ट ऑफ चिन्मय, दिस इज द व्यू दैट वी हैव राइटिंग इंडिया ईरान रिलेशंस पे. एम्बेसडर राजीव सिकरी ने क्या बोला है अपनी बुक जो इन्होंने लिखी है, चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में. दिस इज द व्यू दैट वी हैव रिटन सो फार. आप लिख सकते हैं. एज अ रिजल्ट, इंडियन पॉलिसी मेकर्स to some extent failed to appreciate that from a strategic perspective, India has to deal with Iran as a neighbor country. Change of paragraph, right? For India, another pressing reality is that relations with Iran, दूसरी प्रॉब्लम ये है इंडिया के साथ में कि relations with Iran have a domestic political
dimension. Domestic political dimension. Domestic political dimension. As the largest Shia country, as the largest Shia country, as the largest Shia country and home to some of the holiest shrines, home to some of the holiest shrines of the Shia community, Iran remains influential among India's large Shia population. Right? Iran, next paragraph. Iran does matter greatly to India. From a strategic perspective. इसमें पॉइंट्स लिखने हैं आपको, एक एक करके लिखिए. सबसे पहला रहेगा पाकिस्तान's neighbors. And very influential actor in the Persian Gulf. Second, for access to strategically important Afghanistan and Central Asia. Third, strategic development of Chabahar Port. Next, access to Russia through INSTC, that is International North-South Corridor, that is intended to provide faster and cheaper connectivity between India and Russia via Iran and the Caspian Sea. And last इसमें लिखिए next, energy security.
एनर्जी सिक्योरिटी। It is India's second largest. It is India's second largest oil supplier. Oil supplier. Oil supplier. ठीक है। सो हम क्या देखते हैं, एम्बेसडर राजीव सिकरी का कहना क्या है। ओके वेट अ मिनट, दिस स्लाइड। हाँ देखिए, अभी इंडिया और ईरान रिलेशंस, मैंने आपको बताया था कि हमारे देखिए रिलेशंस जो हैं, हमारे 3 पिलर्स हैं इंडिया के। ठीक है, 3 पिलर्स में हम क्या देखते हैं, देर आर दीज 3 पिलर्स, सऊदी अरेबिया, ईरान एंड उसमें आता है इजराइल। अभी इसमें ईरान के बेसिस पे हम लिख रहे हैं कि देखिए, शुरुआत में जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो पाकिस्तान इंडिया में मर्ज था। उस टाइम पे इंडिया की डायरेक्ट रिलेशंस, लैंड कनेक्टिविटी थी ईरान के साथ में। ठीक है, तो हमारी शुरू से लैंड कनेक्टिविटी रही है, अरेबियन सी के थ्रू कनेक्टिविटी कभी नहीं थी। लेकिन पार्टीशन होने के बाद में अब अरेबियन सी के थ्रू कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे हैं। तो एम्बेसडर राजीव सिकरी अपनी बुक में इसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, और यही चीज़ आप अपने इंट्रोडक्शन में, मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है आपको इंडिया ईरान रिलेशंस पे, तो यही चीज़ आप हाईलाइट करेंगे और बैकिंग आप दे सकते हैं एम्बेसडर राजीव सिकरी का। और कहीं ना कहीं ये फैक्ट भी है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, पाकिस्तान के साथ में जो पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, तो हम देखेंगे कि जोग्राफिकल हमारी जो कनेक्टिविटी थी ईरान के साथ में टूट गई। दूसरी रियलिटी ये है इंडिया के साथ में कि हमारी ईरान के साथ में इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिकल डायमेंशन है। हमारे यहाँ पर भी पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन, उनके यहाँ पर भी है। शिया डोमिनेटेड कंट्री है ईरान, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में आज बताई था, वेस्ट एशिया जब हमने कवर किया था। तो ईरान में बहुत सारी ऐसे शिया कम्युनिटी वालों की होली श्राइन्स हैं। ठीक है, तो ईरान उस मामले में इन्फ्लुएंसर रहता है, कहीं ना कहीं हमारी जो शिया पॉपुलेशन है इंडिया की, उनको इन्फ्लुएंस करता है। तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो आज ईरान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पाकिस्तान का डायरेक्ट नेबर है, और पर्शियन गल्फ में ईरान काफ़ी इन्फ्लुएंशियल एक्टर है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पाकिस्तान का डायरेक्ट नेबर है, डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी है। तो कहीं ना कहीं हम जम्मू एंड कश्मीर इशू को लेकर के या दूसरे इश्यूज को लेकर के हम ईरान के साथ में प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान पे, अपने बाउंड्री डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। सेम चीज़ अच्छा हमारी सऊदी अरेबिया के साथ में भी रहती है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को सऊदी अरेबिया कंट्री से ज़्यादा एसोसिएट करता है। तो हम सऊदी अरेबिया के साथ भी अपने रिलेशंस इसीलिए मेंटेन करके रखते हैं, ताकि आने वाले टाइम में सऊदी अरेबिया इंडिया का साथ दे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक कि हमारा सऊदी अरेबिया ने कभी साथ दिया हो, या सऊदी अरेबिया ने एक तरीके से प्रेशर क्रिएट किया हो पाकिस्तान पे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे चल के काम आ सकता है। तो उस बिहाफ से पाकिस्तान के साथ में अपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ये देखा जा सकता है। दूसरा हम देखते हैं कि ईरान को अभी हम चाबहार पोर्ट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अरेबियन सी के थ्रू। तो उसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट कर रहे हैं हम। चाबहार पोर्ट पाकिस्तान में जो गदार पोर्ट है, जो सीपेक का पार्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है, जिसमें काशगढ़ रीजन से हमारा जो ग्वादार पोर्ट है वो जोड़ा जाएगा। तो ग्वादार पोर्ट के काफी क्लोज होगा, तो एक तरीके से ये भी चैलेंजिंग होगा इसको, कहीं ना कहीं इस पे एक मॉनिटरिंग के लिए भी, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा हम देखते हैं कि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारी है नहीं, बिकॉज पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के चलते पाकिस्तान हमको डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता नहीं है। तो अरेबियन सी के थ्रू, चाबहार पोर्ट के थ्रू, वी बेसिकली गो थ्रू द अदर रूट, एंड वहां से हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस मैटर से ईरान इम्पोर्टेंट है। दूसरा,
आपको पता है रशिया, ईरान एंड इंडिया ने 2000 में शुरू मतलब इनिशिएट किया था INSTC, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इंटरनेशनल साउथ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इससे फास्टर एंड चीपर कनेक्टिविटी मिलेगी वाया बंदर अब्बास पोर्ट, बंदर आजाली एंड अस्त्राखान पोर्ट, कैस्पियन सी के थ्रू, ईरान के थ्रू। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी वाइज ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सभी चीजें हमने देखा कि बताई गई हैं, ठीक है। राजीव सिकरी जो हमारे एम्बेसडर हैं, उन्होंने ये सभी पॉइंट ऑफ व्यूज इंडिया ईरान रिलेशंस पे अपने लिखे हैं कि क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनफैक्ट ईरान पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद इंडिया किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट वो भी लिख सकते हैं। तो प्लीज राइट, ये भी इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट हेडिंग विद इन दिस, फ्रॉम ईरान पॉइंट ऑफ व्यू, अगला लिखना है हमें फ्रॉम ईरान पॉइंट ऑफ व्यू। A strategic relationship, a strategic relationship with an important country like India is worthwhile, because अब इंडिया ईरान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये लिखते हैं। फर्स्ट, reduces ईरान्स आइसोलेशन। देखिए, ईरान पे तो सेंशन है, तो आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है ईरान को, तो इससे ईरान की जो आइसोलेशन है वो कम होती है। दूसरी, डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन में लिखिए, इंडिया कुड ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ, इंडिया could also be a source of important defense equipment, and technologies for Iran. Iran would like to proceed. Iran would like to proceed much faster and further, whereas India is reluctant to do so. India's hesitation may be related to the sensitivities of Israel, which is a valued defense partner. Next, आखिरी point, India's relations with Iran
have also significant impact on relations between India and Israel. India and Israel. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट व्यूज थे, बाकी तो चार और लिख लीजिए। आज के टाइम के क्या व्यूज हैं ईरान को लेकर के, लेट्स राइट दैट, जिसे इसमें सी राजा मोहन का हम व्यू लिख सकते हैं। ज्यादा नहीं लिखेंगे, 2-4 ही लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए सी राजा मोहन। इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू ये पहले लिखा तो है हमने, ये कैसे फायदेमंद है इंडिया के लिए, है ना चांदनी। ये इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू है, और अभी जो लिखा है ये ईरान पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सी राजा मोहन। सी राजा मोहन says that how can India curb it? India can curb it by going for its strategic autonomy. No matter what India is being dictated by USA, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करेंगे। चाबहार पोर्ट के थ्रू हम अपना एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं इस टाइम पे जहाँ पर ईरान को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम डिफेंस सपोर्ट और ये सब इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से हम दिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए चाइना जो है, डिस्पाइट ऑफ सैंक्शंस चाइना की प्रेजेंस है ईरान में। डिस्पाइट ऑफ सैंक्शंस हम देखते हैं कि ईरान में भी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। ये सब चीजें हो गई, ठीक है। दूसरा ये हो गया चिन्मय कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे भी काम नहीं हो रहा है। अगर उस पर काम होना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं ईरान और इंडिया की जो एंगेजमेंट है वो भी फर्दर इंक्रीज होगी, ठीक है, जिससे अगेन हमको चाइना को काउंटर किया जा सकेगा। दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे गुडविल है बाकी सभी कंट्रीज में, सेम चीज ईरान में भी प्रेजेंट है, सो वी कैन टैप इट ऑल्सो, ठीक है, वी कैन टैप थ्रू इट। बाकी सेंट्रल एशिया से हम देखिए आईएनएसटीसी में हमें इन्वेस्ट ज़रूर करना होगा। हमारे एक तो चाइना को काउंटर कर पाएंगे, दूसरा यहीं से हमारा चाबहार पोर्ट में तो जैसे इन्वेस्ट हम कर ही रहे हैं डिस्पाइट ऑफ द प्रेशर एंड सैंक्शंस एंड एवरीथिंग। चाबहार पोर्ट इंडिया ने कंटिन्यू रखा है, वाई टू एक्सेस अफगानिस्तान एंड टू एक्सेस दिस सेंट्रल एशिया। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमिक स्पेस इंडिया का अभी भी प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं इसी पे काम करते रहना होगा, इंक्लूडिंग आईएनएसटीसी। ये सभी इन सभी चीजों को फायदा करेगा। सो राइट, सी राजा मोहन says that India's biggest current challenge, India's biggest current challenge, अभी challenge क्या है, current challenge is dealing with Iran, as there is sharpening of conflict between Saudi Arabia and ईरान। इंडिया की देखिए प्रॉब्लम क्या है, इंडिया वेस्ट एशिया में 3 पिलर पॉलिसी फॉलो करता है। देयर आर 3 पिलर्स इन वेस्ट एशिया। पहला है सऊदी अरेबिया, इसके साथ भी एंगेज करता है और साथ ही साथ ईरान के साथ भी एंगेज करता है। ये दोनों राइवल कंट्रीज हैं और इंडिया दोनों के साथ करता है, तो इंडिया को इसमें
बहुत कॉशियसली ये सब करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिर इजराइल के साथ में करता है। सो ना कहीं बहुत कॉशियसली डील करने की जरूरत है इंडिया को। सो लिखिए, realism tells us, realism tell us that India does not have the power, that India does not have the power to mitigate the tensions, to mitigate the tensions between Iran and Saudi Arabia. Iran and Saudi Arabia. But India can certainly encourage, but India can certainly encourage, we can certainly encourage the emerging trends, the emerging trends for political and social moderation, for political and social moderation in the Middle East, in the Middle East, in the Middle East. अगला लिखिए, नेक्स्ट, according to Christopher Jeffrelot, according to this is A. According to him, Iran is not comfortable with India. Iran is not comfortable with India because of its strategic partnership, because of its strategic partnership with the US, with the US. Iran has disapproved, Iran has disapproved of the Afghan policy, of the Afghan policy of the new American administration, of the new American administration, that India has applauded, that India has applauded. Similarly, Iran cannot take lightly, similarly, Iran cannot take lightly the new India Israel
relations. India-Israel relations. The deepening of Iran-Pakistan relations will depend on the pressure Iran exerts on Islamabad full stop. Pakistanis have made concessions to Saudi Arabia and the GCC, Gulf Cooperation Council, the GCC. Next, Vivek Katju says that Pakistan-Iran ties have to bear the full weight of Saudi-Pakistan relations. And this necessity will constrain their growth. Okay. So this is enough for India and Iran relations. I think 3 to 4 are enough. 3 से 4 बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. और कहीं ना कहीं ट्रेड रूट्स हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, अफगानिस्तान का रिलेशन इससे, तो अफगान का वो रहेगा. ऐसे तो फिर बहुत सारे स्कॉलर्स होंगे, किस किस का याद रखना है. ज़्यादा नहीं लिखना है. वैसे भी आपको आंसर में मैक्स टू मैक्स 1 या 2 स्कॉलर्स लिखने हैं, इससे ज़्यादा तो वैसे भी नहीं लिखने हैं. अब आगे लिखते हैं वेस्ट एशिया पे. वेट अ मिनट. वेस्ट एशिया. वेस्ट एशिया पे भी तो लिख सकते हैं. प्लीज राइट.
ध्रुव जयशंकर। हाँ, जब भी मुस्कान स्कॉलर का नाम लिखना है तो जितने नाम, जैसे राजा मोहन का सी राजा मोहन लिख सकते हो, ठीक है, सिर्फ राजा मोहन मत लिखनिएगा। ऐसे विवेक काटजू लिख सकते हो, ठीक है, जैसे वो खुद अपने नाम लिखते हैं ना, अपने जो भी आर्टिकल्स देते हैं एट द एंड जो भी इनिशियल जाता है वही आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। एम्बेसडर श्याम सरन, इस तरीके से एम्बेसडर राजीव सिकरी, लाइक दैट यू हैव टू मेंशन। ओके, लिखिए इसमें इंडिया वेस्ट एशिया ओवरऑल, इंडिया वेस्ट एशिया एक्सपर्ट ओपिनियन। अच्छा, स्कॉलर्स का व्यू, नहीं नहीं, पता है क्या लिखना है, इनका लाइन ऑफ थॉट पता चल गया हमें मुस्कान, कि सी राजा मोहन का क्या कहना है या ये अम्बेसडर राजीव सिकरी का क्या कहना है। लाइन ऑफ थॉट आपको एक पता चल गया, उसी लाइन ऑफ थॉट में कि ये इसके बारे में बोलते हैं, जैसे रफली हम लिख सकते हैं, एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव बोल रहे हैं और इनके अकॉर्डिंगली कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, समझ गए। जैसे एरिस्टोटल भी कुछ बोलते हैं मुस्कान, तो एरिस्टोटल को हम लिखते हैं, उनका व्यू पॉइंट एज इट इज अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है, सेम व्यू पॉइंट, लेकिन आइडिया यही होना चाहिए, लैंग्वेज आपकी हो सकती है, आप ऐसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू सी राजा मोहन, और फिर अपनी लैंग्वेज में लिख दो उनका लाइन ऑफ थॉट, ठीक है। ध्रुव जयशंकर, ध्रुव जयशंकर, ध्रुव जयशंकर का लिखिए फर्स्ट, इवन एज इंडिया अटेम्प्ट्स, even as India attempts to act east, to act act east पॉलिसी को हाईलाइट करके बोल रहे हैं ये, it is increasingly, it is increasingly thinking west, thinking west, यानी कहीं ना कहीं जैसे अपना एक्ट ईस्ट के चलते अपना ब्रॉडन कर दिया है पूरा एरिया, ठीक है, एशिया पैसिफिक में ब्रॉडन कर दिया है, सिर्फ 10 आसियान कंट्रीज हुआ करती थी लुक ईस्ट में, बिल्कुल सेम तरीके से हम देखते हैं कि आज के टाइम पे वेस्ट को लेकर के भी अपनी एंगेजमेंट बहुत इंक्रीज कर दी है, ये कहना है ध्रुव जयशंकर का। नेक्स्ट लिखिए सी राजा मोहन, सी राजा मोहन ऑन ओवरऑल, सी राजा मोहन, द हॉलोनेस ऑफ इंडियाज ग्रैंड रेटोरिक, द हॉलोनेस मतलब कितना खोखला है, इतना इंडिया का जो एंगेजमेंट अभी तक वेस्ट एशिया में जो है उसके बारे में, द हॉलोनेस ऑफ इंडियाज ग्रैंड rhetoric in the Middle East has always been, in the Middle East has always been exposed by its timid policies in the region, timid policies in the region। कहीं ना कहीं देखिए सी राजा मोहन का ये कहना है कि इंडिया का जो विजन है वेस्ट एशिया के लिए ये तब एक्सपोज हो जाता है जब उसकी पॉलिसीज को लेकर के आप देखोगे कि वैसे तो इंडिया का ग्रैंड रेटोरिक होता है, लेकिन जो पॉलिसीज इंडिया फॉलो कर रहा है वो बहुत ही छोटी मोटी पॉलिसीज है।
तो एंगेजमेंट है नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इंडिया को एक्टिविस्ट पॉलिसी लेने की ज़रूरत है, इसका एक्टिव होने की ज़रूरत है वेस्ट एशिया में। इंडिया को थोड़े बहुत रिस्क लेने की ज़रूरत है वेस्ट एशिया में। ये बात बोली है सी राजा मोहन ने। तो लिखिए, इंडिया मस्ट परस्यू, इंडिया must pursue a more activist policy in the Middle East. A more activist policy in the Middle East. This will necessarily involve, this will necessarily involve taking some risks, taking some risks, taking some risks. नेक्स्ट लिखिए, पी आर कुमारस्वामी, पी आर कुमारस्वामी, पी आर कुमारस्वामी का क्या कहना है? राइट, first and foremost, first and foremost, military security cooperation occupies, military security cooperation occupies, occupies a prime place, a prime place, a prime place in all bilateral engagements, in all bilateral engagements. This emphasis is, this emphasis is visible, this emphasis is visible in India's engagement, in India's engagements with Saudi Arabia, with Saudi Arabia, Iran and Qatar, and Qatar on security cooperation, on security cooperation. नेक्स्ट लिखिए, कांची गुप्ता, कांची गुप्ता, कांची गुप्ता का क्या कहना है? The extension of Saudi-Iran rivalry, the extension
of Saudi-Iran rivalry and the deteriorating security situation in the region and the deteriorating security situation in the region will change security situation in the region will change it will change India's West Asia policy. India's West Asia policy. West Asia policy. However, India must However, India must resist any pressure, must resist any pressure to moderate relations with Iran. To moderate relations with Iran. With Iran, giving its geostrategic importance, giving its geostrategic importance to India. To India. Iran is critical not only Iran is critical not only to India's connectivity, not only to India's connectivity to Central Asia, to Central Asia and Europe, but also to China's ambitious One Belt, One Road project. Thus, there will be greater demands. There will be great greater demands on India to upgrade its policy. To upgrade its policy. Next, write C. Rajamohan. C. Rajamohan on India's policy in Middle East.
in Middle East. Right? The emerging Middle East has little in common with the emerging Middle East has little in common little in common with India's outdated perceptions with India's outdated perceptions outdated perceptions of the region persisting with the traditional political timidity persisting with the traditional political timidity and and posturing will cost India dearly will cost India dearly. To secure India's interests in Middle East, to secure India's interests in Middle East, and to prevent the fires and to prevent the fires India needs to liberate its policy needs to liberate its policy from narrow domestic political considerations. From narrow domestic political considerations. India needs to look beyond oil and diaspora and diaspora and start or initiate start or initiate a substantive strategic engagement a substantive strategic engagement with the region. Okay, now next is China in West Asia. China
इन वेस्ट एशिया। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, चाइना इन वेस्ट एशिया व्यूज देख लेंगे कि रिस्क क्या है, एंड साथ ही साथ इसमें वेस्ट एशिया को लेकर के, मिडल ईस्ट को लेकर के ट्रम्प की पॉलिसी क्या है, ट्रम्प्स पॉलिसी इन वेस्ट एशिया। ये दो चीज़ें हैं जो कवर करनी है। उसके बाद हमारा वेस्ट एशिया फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बचेगा जो हमारा, वो होगा हमारा इजराइल पैलेस्टीन, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अभी फिलहाल लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। No issues, Chandni. It is better that you are live and watching these sessions. In fact, you know, by the time you're going to give next year's attempt, Chandni, 2020. Okay.
So how's your preparation for this PSI are going on? Because I have looked at your answer and that was very good. This is your last attempt. How many attempts you have given, Chandni? Only one. Okay, okay. I remember you did quit your job, right? Okay, okay. Okay, so you're going to exhaust your age limit. Okay, okay. Then you have to work very hard. What about general studies preparation? How that is going? Test series. Okay. Previous years. Previous years in optional or GS? Regarding pre, you are doing test series or for mains. Okay, okay. The first step is to clear pre and then go for mains, but go for an integrated approach. Even I am planning to give my attempt next year. Let's see how this will go. Okay, let's cover this China in West Asia, and after that we'll be able to done Trump's policy in West Asia. We'll be done with this topic, and उसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंडिया इजराइल कवर करेंगे और उसमें एक्सपर्ट ओपिनियंस कवर करेंगे. सो सबसे पहले तो चाइना की क्या पॉलिसी है पहले थोड़ा समझ लेते हैं. चाइना की प्रेजेंस देखिए वेस्ट एशिया में प्योरली इकोनॉमिक प्रेजेंस है. अभी रिसेंटली चाइना ने प्रोएक्टिव पॉलिसी अडॉप्ट करनी शुरू की है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि चाइना की ग्लोबल पावर राइज हो रही है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चाइना को पीछे नहीं रहना है. चाइना को अब एक्टिवली एंगेज करना होगा इस रीजन में एज अ ग्लोबल प्लेयर. तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज के चलते इट विल हैव एन इफेक्ट. Wait a minute. Okay. So like I was telling you, this will have an effect actually. कैसे?
देखिए, जो चाइना की पॉलिसी रहेगी हमारी वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया इज बेसिकली क्राइसिस के रीजन है। सारी ग्लोबल पावर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इंक्लूडिंग रशिया, यूएस, यू नो, सभी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो चाइना पीछे नहीं रहना चाहिए गिवन द जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। अब चाइना की तो राइज हो रही है, दैट्स वाई। तो ये सभी, चाइना ने अभी रिसेंटली किया क्या था, लास्ट ईयर सऊदी अरेबिया के किंग को होस्ट किया था, इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ में अपनी एंगेजमेंट शुरू की है। तो इनके साथ में अपनी सऊदी अरेबिया एंड इजराइल के साथ में अपने टाइज डीपन कर रहा है। नॉट जस्ट दिस, ईरान के साथ तो वैसे ही इकोनॉमिक टाइज हमेशा से रहे हैं चाइना के। जब से ईरान पे सैंक्शंस हैं, चाइना इकोनॉमिकली हमेशा से एंगेज करता रहा है ईरान के साथ में। तो इसके साथ में ही हम देखते हैं कि सीरिया के केस में भी चाइना जो है वो बशर अल असद रजीम को सपोर्ट करता है। यानी चाइना का जो स्टैंड है यूएसए के ऑपोजिट में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि रशिया के स्टैंड के साथ में चाइना खड़ा हुआ है, और यहाँ पर यूएसए को कंसिस्टेंटली जो भी रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन सभी रेजोल्यूशंस को ये वीटो कर देता है। ठीक है। एंड फिर हम देख रहे हैं कि चाइना की एंगेजमेंट अब पैलेस्टीन को लेकर के भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। चाइना ने अभी पैलेस्टीन को एज अ स्टेट भी रिकॉग्नाइज कर दिया है, और साथ ही साथ पैलेस्टीनियन लोगों को अपना सपोर्ट भी ऑफर किया है। तो चाइना ने सऊदी अरेबिया एंड इसराइल के साथ में ये चीज़ की है दैट दे हैव टू वर्क टुगेदर इन वेस्ट एशिया टू अटेन पीस। इनफैक्ट चाइना का बहुत इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट लाई करता है वेस्ट एशिया में, नॉट कि उसकी ग्लोबल पावर राइज हो रही है तो एज अ ग्लोबल प्लेयर उसको एंगेज करना चाहिए, ये तो है ही। लेकिन साथ में हम देखते हैं कि चाइना इज एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री। सो दिस हाईलाइट्स दैट कि चाइना को अभी अपना स्ट्रेटेजिक रिलक्टेंस जो इतने टाइम से वेस्ट एशिया के केस में फॉलो करता आया है, वो अब खत्म करना होगा, जिसके लिए चाइना रेडी है। तो अब सिर्फ ऑयल डिप्लोमेसी से ज़्यादा भी बात होगी, सिर्फ ऑयल डिप्लोमेसी तक की बात नहीं रहेगी यहाँ पर। We see that China is ready to end its strategic reluctance in dealing with West Asia. China is ready to adopt a proactive policy जो कि चाइना के प्रोफाइल को सूट करेगी in the fast rising global power. So उस बिहाफ से देर इज जेम्स डॉर्सी। जेम्स डॉर्सी का कहना है कि मिडल ईस्ट में जो चाइना का इंटरेस्ट है सिग्निफिकेंटली राइज हो रहा है, सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं, बट ऑल्सो हम देखते हैं कि जो जिनजियांग है प्रोविंस को पैसिफाई करने के लिए भी चाइना अब यहाँ पर इंगेज कर रहा है। क्योंकि जिनजियांग प्रोविंस में हम देखते हैं कि उइगुर मुस्लिम्स हैं, ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, इनके अगेंस्ट में काफ़ी ऑपरेशन भी हो रहा है। दैट्स वाई इट इज़ ट्राइंग टू इंटीग्रेट द यूरेशियन लैंड मास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो ईरान की जोग्राफी हो, चाहे टर्की हो, मिडल ईस्ट हो, सब इम्पॉर्टेंट लिंक है इसमें चाइना के सिल्क रूट प्लान के। तो जिसके चलते चाइना का इंटरेस्ट अब अभी ये चीज़ डिमांड कर रहा है कि इनको अपनी पॉलिसीज को रीअलाइन करने की ज़रूरत है, अपनी रिलेशनशिप को इनके साथ में बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और इसके लिए चाइना विल अल्टीमेटली रियलाइज कि अब उसको ऐसे मतलब आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ दिस एक्टिव होने की ज़रूरत है वेस्ट एशिया के केस में। And it will have to become a player in the Middle East and North Africa. So रिस्क तो है ही, देखिए चाइना को वेस्ट एशिया में। तो इसमें चाइना का अगर व्यू लिखना हो, एक व्यू बहुत है, दैट इज जेम्स डॉर्सी। कौन सी रिलेक्टेंसी की बात कर रहे हैं आप मुस्कान? जेम्स डॉर्सी आ जाते हैं यहाँ पर। रिलेक्टेंसी क्यों है? देखिए, पहले रिलक्टेंसी थी, स्ट्रेटेजिक रिलक्टेंस पहले था, अब चाइना एंड कर रहा है। चाइना की साइड से इसीलिए भी था, देखिए अगर चाइना पहले रिलक्टेंट ना होता मुस्कान, तो रिलक्टेंट
चाइना एक्टिव होता सपोज पहले ही ग्लोबल प्लेयर उसमें, तो चाइना को कहीं ना कहीं कुछ एक्शंस लेने पड़ते सभी कंट्री के साथ में। अगर चाइना ईरान के साथ में एंगेज करता, एक्टिव रहता, तो चाइना सऊदी अरेबिया के साथ में एंगेज ना कर पाता। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल एंगेजमेंट ऐसे ही काम करते हैं। या तो आप एक, ये दोनों राइवल हैं, दोनों के साथ में एक्टिव पॉलिसी नहीं चल सकते। इसीलिए हम देखेंगे कि चाइना का जो पहले इंटरेस्ट था प्योरली इकोनॉमिक था। इकोनॉमिक किस लिए था? चाह रहा था ये जितना ग्रोथ हो सके उतना हो। जैसे इंडिया भी आज के टाइम पे यहाँ पर एक्टिव नहीं है, उसका रीजन हमारा यहाँ पर प्योरली इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं कि यहाँ से मैक्सिमम ऑयल हम इंपोर्ट कर सकें, तो हम सऊदी अरेबिया से भी करते हैं, ईरान से भी करते हैं, राइट। अब एक कंट्री पे हम अपनी डिपेंडेंस नहीं बना सकते। सपोज चाइना एक्टिवली सिर्फ ईरान के साथ एंगेज करता, सऊदी अरेबिया के साथ ना करता, तो चाइना की डिपेंडेंस बढ़ जाती ईरान पे। तो ईरान ऑयल और गैस के लिए जो भी चाइना को कोट करता पैसा, वो चाइना को देना पड़ता। क्यों? क्योंकि इनकी एंगेजमेंट ही ईरान के साथ में है, सऊदी अरेबिया के साथ में एंगेजमेंट है नहीं। या फिर अगर ईरान को छोड़ करके सऊदी अरेबिया की साइड जाता, तो यहाँ जो कैट ये लोग क्या करते, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है बेसिकली। दो कंपीटिंग पार्टीज रहती हैं, तो इससे तीसरी पार्टी को फायदा रहता है, उसको कहीं ना कहीं से कंसेशंस मिल जाते हैं, और कंसेशंस आपको मिलेंगे तो इससे आप ही का फायदा है। दोनों से अगर आपको चीजें मिले तो आपकी तो ग्रोथ हो रही है ना। अगर आपकी ग्रोथ हो जाएगी, उसके बाद एज अ ग्लोबल प्लेयर आप देखिए किस तरीके से एंगेज करोगे। चाइना इज डिपेंडेंस ऑन द ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम हियर, इसीलिए काफी रिलक्टेंट था मिडल ईस्ट को लेके। कभी चाइना इतना एक्टिव नहीं रहा, प्योरली इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिखाए हैं चाइना ने अपने, कि जितना हो सके जितनी जल्दी राइज करे चाइना। बिकॉज आप जब मिलिट्रली और इकोनॉमिक पावर बन जाते हो, टेक्नोलॉजी पावर बन जाते हो, तभी आप दूसरी कंट्रीज को टक्कर दे सकते हो, तभी आपकी वॉइस है वो सुनी जाएगी, इट विल बी हर्ड, दैट्स वाई। तो ट्रम्प, सॉरी, इसमें चाइना इन्वेस्ट एशिया में आएंगे जेम्स डॉर्सी। सिर्फ इनका व्यू लिखना है चाइना को लेकर के, जस्ट राइट दैट, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट। बस आपको मैं थोड़ा सा एक छोटा पैराग्राफ लिखना है इनका, दैट्स इट। चाइना हैज इंक्रीजिंगली चाइना हैज इंक्रीजिंगली significant interests China has increasingly significant interests significant interests in the Middle East. In the Middle East. That impact not only its energy security, not only its energy security, but also its efforts but also its efforts to pacify Xinjiang Xinjiang province. To pacify Xinjiang. This is the spelling. Jiang. Xinjiang. And patch together. Patch, patch together a Eurasian landmass. A Eurasian landmass that is linked through infrastructure. That is linked through infrastructure. Iran's geography bordering Central Asia
bordering Central Asia, Turkey and the Middle East, Turkey, Turkey and the Middle East, and the Middle East makes it a far important link, makes it a far more important link, makes it a far more important link than Saudi Arabia in China's Silk Road plans. In China's Silk Road plans. Full stop. As a result, Chinese interests are, as a result, Chinese interests are gradually forcing it, Chinese interests are gradually forcing it to realign its policies, to realign its policies and and relationships in the region, in the region. Full stop. To do so, China will ultimately realize that it no longer can remain, it no longer can remain aloof, no longer can remain aloof, that will have to and will have to become a player, and will have to become a player in the Middle East and North Africa, a player in the Middle East and North Africa. And North Africa. Okay. Right, next. Within this, next paragraph. Unlike US and Russia, China has traditionally played a risk-free global role. China has traditionally played a risk-free global role, staying focused on economic development. Staying focused on economic development. Full stop. It lacks experience. It lacks experience in navigating the political, religious, sectarian,
and tribal tensions. It lacks experience in navigating the political, religious, sectarian, and tribal tensions in West Asia. Tribal tensions in West Asia. Full stop. The three major pillars of the three major pillars of China's West Asia policy. The three major pillars of China's West Asia policy are Iran, Saudi Arabia, and Israel. And Israel. And Israel. All of them are rival powers. All of them are rival powers. Full stop. The challenge before China, the challenge before China is the challenge before China is to maintain a perfect balancing act. To maintain a perfect balancing act. Perfect balancing act. बाकी अभी ट्रम्प की पॉलिसी अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट को लेकर के टू स्टेट सोल्यूशन प्रपोज किया जा रहा है, ठीक है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। व्हाट वी सी इज, जैसे कि इजराइल पैलेस्टीन इशू पे ट्रम्प ने क्या कहा था कि he has gone for this reassuring Saudi Arabia and ये अपनी हॉस्टैलिटी इंक्रीज कर रहे हैं ईरान की तरफ। हमने देखा कि ट्रम्प ने भी सैंक्शंस इम्पोज किए हैं ईरान में, मिडल ईस्ट में, ठीक है, ओवर द बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर। तो सेम यहाँ पर चीज़ मानी जा रही है। तो उस पर एक रिचर्ड स्कॉल्स्की हैं, इनका कहना है कि ट्रम्प की जो स्ट्रैटेजी थी मिडल ईस्ट के चैलेंजेस और थ्रेट्स के साथ में डील करने की, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द एक्सेस ऑफ गुड। तो यहाँ पर अलाइनमेंट ऐसी है कि यूएसए अलाइड है अभी भी मिडल ईस्ट में इसराइल के साथ में, सुन्नी अरब स्टेट्स के साथ में कोएलिशन है इसका, कंप्राइजिंग ऑफ सऊदी अरेबिया हो गए और सऊदी अरेबिया के जितने भी गल्फ एलाइज हैं, इजिप्ट, जॉर्डन एंड पॉसिबली दिस कंट्रीज वी सी। तो कहीं ना कहीं यूएस इजराइल और ये जो सुन्नी अरब कोएलिशन है, ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स को बेसिकली फॉलो करने के लिए ये बेसिकली फॉलो किया जा रहा है। बेसिकली पहले तो ये कोलेशन क्यों है, अभी यूएसए की पॉलिसी ऐसे है बिकॉज एक तो आईसिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए है, दूसरा है कि ईरानियन इन्फ्लुएंस को रोल बैक करने के लिए भी ये सैंक्शंस लगाए गए हैं इस पे, तीसरा है कि साथ में मिलकर के रशिया इज विद ईरान, रशिया इज विद बशर अल असद गवर्नमेंट के साथ में खड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर चाइना इन वेस्ट एशिया एंड अदर टॉपिक्स जो हमें अपडेट करने थे आज के सेशन में। ये उस टाइम क्लास आई थिंक आगे पीछे हो गई थी, दैट्स वाई, अदरवाइज हम एक्सपर्ट ओपिनियंस इसके लिख चुके हैं। सो वी आर डन विद दिस।
नाउ नेक्स्ट सेशन में हम आज अपना वेस्ट एशिया खत्म कर लेंगे, जिसमें इसराइल पैलेस्टीन इशू डिस्कस करेंगे 8:30 पे. दिस इज इट. थैंक यू वेरी मच.